हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं और भारत के प्राचीन इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं अभी। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी नियोजन और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अपनी लेक्चर की शुरुआत सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रगति या शहरी नियोजन को हम हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रगति जो है वो हर साल, मतलब हर साल नहीं तो मतलब कि मैक्सिमम टाइम हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रगति को एमपीपीएससी ने पूछा है। शहरी प्रगति के नाम से आता है या नगरीय नियोजन के नाम से आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपनी शहरी प्रगति के लिए फेमस है और एक बहुत ही डेवलप सभ्यता थी अपने आप में। तो इसकी शहरी प्रगति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले हड़प्पा की शहरी प्रगति की कुछ विशेषताओं को मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है शहरी प्रगति। तो शहरी प्रगति में इसकी विशेषताएँ थी कि नियोजित बस्तियाँ थी, इसमें किलेबंदियाँ थीं, इसमें पक्की सड़कें थी, इसमें भवन निर्माण, बहुत अच्छे भवन निर्माण किए गए थे, ठीक है ना। और सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक का भवन यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है ना। एक मंजिला, दो मंजिला, तिमंजिला। जल निकासी प्रणाली थी, वेल मेंटेन यहाँ पर जल निकासी प्रणाली थी कि नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है ना। सारे शहर, सारी कॉलोनियाँ ये आपस में नालियों से जुड़ी हुई थी। अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था छोटी सी हम अर्थव्यवस्था देखेंगे यहाँ पर, छोटी सी। और यहाँ पे स्नानागार एवं कोठार, मतलब सामुदायिक भवन, जो स्नानागार थे या कोठार था, एक सामूहिक स्नानागार मिला है, एक अन्नागार मिला है, ठीक है ना। तो ये सब जो सामुदायिक भवन थे। तो जैसे आप 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप इस प्रकार से शहरी प्रगति को आप बता सकते हैं कि नियोजित बस्तियाँ, किलेबंदियाँ, भवन निर्माण, सड़कें, जल निकासी, अर्थव्यवस्था, स्नानागार एवं कोठार या गिड पद्धति, ठीक है। अब हमें इसको क्या कहते हैं, 11 मार्क, इस प्रश्न को हम 11 मार्क के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यदि क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की शहरी प्रगति को समझाइए या हड़प्पा की शहरी विशेषताओं को बताइए या हड़प्पा के नगरीय नियोजन को बताइए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रो से इसकी शुरुआत करनी है। इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इंट्रो से करेंगे। इंट्रो में आपको पिछले 2 लेक्चरों में इंट्रो लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको इंट्रो लिखा चुका हूँ कि हड़प्पा, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। या सिंधु तथा उसके आसपास, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद में हम ये इंट्रो लिखने के बाद में हम थोड़ा सा ये लिखेंगे, शहरी प्रगति की विशेषताओं को उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों, स्नानागार, अन्नागार, नाली तंत्र, सड़कों इत्यादि के माध्यम से समझ सकते हैं। अब शहरी प्रगति को समझा कैसे, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा कैसे कि शहरी प्रगति इतनी अच्छी थी। तो वहाँ से जो हमें स्नानागार मिले, अन्नागार मिले और नाली तंत्र मिला, वहाँ से सड़कें मिली, वहाँ के भवन की जो अवशेष थे, ईंटें मिली। तो इन सब चीज़ों से पता चला कि यार ये तो अच्छे तरीके के भवन में रहते थे, इनकी बहुत अच्छी वो थी, ठीक है ना। खिड़कियाँ, दरवाजे इनके पीछे की साइड थे, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो हम इसको शुरुआत करते हो। सबसे पहली हेडिंग है हमारी शहरी प्रगति की विशेषताओं में नियोजित बस्तियाँ। तो हड़प्पा वासियों ने नियोजित ढंग से बस्तियों का निर्माण किया था, जो कि ऊंचे और नीचे टीले में व्यवस्थित थी। जहाँ एक और ऊंचे टीले में अमीर वर्ग के लोग रहते थे, वहीं दूसरी ओर नीचे टीले में गरीब वर्ग के लोग रहते थे। तो यहाँ पर नियोजित बस्तियाँ थीं, मतलब कि जैसे अभी भी शहरों में होता है कि पॉश इलाके होते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण इलाके भी होते, मतलब पॉश इलाके होते हैं, LIGs होते हैं, MIGs होते हैं। तो इस प्रकार से ये बनी हुई थी। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचे टीले थे, ठीक ना, ऊंचे टीलों निचले टीलों में व्यवस्थित थी। ऊंचे टीले थे वहाँ पर अमीर वर्ग रहते होंगे। अब किसी ने देखा तो है नहीं है वहाँ पे, लेकिन ऐसा माना गया कि भाई ऊंचे टीले बने हुए थे, यहाँ पर अमीर लोग या कोई मतलब जो प्रधान लोग रहते थे, ठीक है ना। और नीचे टीले में साधारण जनता रहती थी, ऐसा माना जाता है। और कई जगह से ये ऊंचे टीले और नीचे टीले मिले भी नहीं, कई जगह से मिले हैं ऊंचे टीले, नीचे टीले, और कई जगह से नहीं मिले। किलेबंदियाँ थी भैया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों ने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 नगर हैं जहाँ पर स्पष्ट साक्ष्य हैं दुर्ग के, जो किला होता है दुर्ग के। तो डेफिनेटली यहाँ पर शासक वर्ग रहता होगा, है ना, या कोई प्रमुख व्यक्ति रहता होगा जो दुर्ग में रहता था, ठीक है ना, जिसको अपनी सुरक्षा, मतलब कि अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगा या सुरक्षा करनी थी या जो भी।
तो जैसे कि हमारे अभी मध्यकालीन इतिहास के जो राजा वगैरह थे वो रहते थे अपने राजमहल में, किले में, तो ऐसे इस प्रकार का यहाँ पे भी पाया गया, लेकिन कुछ ही शहरों में मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, कुछ ही शहरों में मिला है कि भैया किलेबंदियाँ थी। ठीक है, भवन निर्माण देखते हैं। तो हड़प्पाई भवन ग्रिड पैटर्न पर थे, ठीक है ना, जिनमें पक्की ईंटों के प्रयोग से उपयोगितावादी दृष्टि के आधार पर रसोई, आंगन, शौचालय, स्नानागार, कमरे इत्यादि बने थे। एक मंजिला, दो मंजिला, बहुमंजिला भवन थे। तो ग्रिड पैटर्न होता है, आपने ग्रिड पैटर्न देखा होगा कि चौकोर, ठीक है ना, जैसे कोई भी कॉलोनी बनाई जाती है तो उसमें चौकोर क्या कहते हैं उसका नक्शा तैयार किया जाता है, फिर सारे भवन बने होते हैं और इसमें सड़कें जो होती हैं वो बिल्कुल समकोण पर काटती हैं। तो आपने जैसे कभी ग्रिड में कभी आपने फ़ोटो को अपलोड किया हो फेसबुक पे या किसी भी चीज़ में, तो ग्रिड में हम कई सारी फ़ोटो रखते हैं, तो वैसे ही वो उसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली। तो ये आधुनिक जब नगरीय नियोजन में भी ग्रिड प्रणाली का उपयोग होता है और ये उस समय पर करते थे 2300 BC में ये ग्रिड प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल निकासी प्रणाली सभ्यता में, अब इसकी चौथी हेडिंग है जल निकासी प्रणाली। तो सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बेहतर अवस्था में थी, ठीक ना। इस प्रणाली के तहत बड़ी बड़ी व ढकी हुई नालियाँ बनाई गई थी, ठीक ना, और जिनमें कचरे को साफ करने के लिए मेन होल या सोख्ता बनाए गए थे। सभ्यता का हर आवास, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र नालियों से अच्छी तरह, तो यहाँ पे भैया विकसित नालियाँ थी, ठीक है ना, और नालियों में जगह जगह या थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बनाए गए थे कि यदि नाली में कुछ कचरा फंसे आता है, कुछ फंसे आता है, तो उसको साफ कैसे करेंगे हम, तो जैसे अभी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, गटर का ढक्कन होता है, आपने देखा हो पिक्चर में, देखो गटर में गिरे आते हैं लोग, ढक्कन खुला रहता है, तो इस तरीके से मेल होल बनाए हुए थे। ठीक, फिर हड़प्पाई शहरों से विशेषता, अब ये 5वां पॉइंट है, हड़प्पाई शहरों से विशेषता। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए, जिस और ठीक है ना हुए, और इस अन्नागार, और यहाँ पर अन्नागार अकेला लिखा है, अन्नागार और स्नानागार कर लीजिए, ठीक है ना यहाँ पर। अब जो स्नानागार है, स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता होगा सामूहिक रूप से, ठीक ना, और जो अन्नागार है या कोठार है इसका प्रयोग अन्न रखने के लिए किया जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर सामुदायिक भवन भी बने हुए थे, जैसे हमारे यहाँ पर शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, कुछ सामुदायिक भवन बनाती हैं, ठीक है, सामुदायिक नाट्य मंच बनाती है, एक पार्क बनाती है, यहाँ पर सभी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से सामुदायिक भवन थे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नोट करके बताया गया है कि आप इसको भी विशेषता में लिख सकते हैं, और लिखना ही है। हड़प्पाई भवनों के दरवाजे मुख्यतः सड़क पर ना खुलकर गलियों पर खुलते थे, पीछे खुलते थे खुलकर, ठीक है ना, गलियों पर खुलते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी निजी, ठीक है, निजित्व को महत्व देते थे। जो प्राइवेसी, यहाँ पर निजित लिखा हुआ है उसको आप सही कर लीजिएगा, प्राइवेसी है मतलब इसका मतलब निजित्व, निजता, यहाँ पर होना चाहिए निजित, ये निजता को भी महत्व देते थे, ठीक है ना। और हड़प्पाई भवनों में दरवाजे मुख्यतः सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते, इसमें लिखा हुआ नहीं है, गलियों पर खुलते थे लिखा है, तो पीछे की ओर खुलते थे, सड़क के सामने नहीं खुलते। जैसे अभी हमारे जो आजकल के जो मकान हैं उनमें हमारा जो दरवाज़ा रहता है, घर का मेन दरवाज़ा रहता है, मेन है, ठीक है ना, तो वो रहता है क्या, सड़क पर खुलता है बिल्कुल सामने की तरफ। ये इनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी थी, निजता का ये मानते थे, या निजता का महत्व था उस समय पर, ठीक है। तो हम देखते हैं सड़कें, तो हड़प्पाई सड़कें शतरंजनुमा शैली में एक दूसरे समकोण पर काटती, सड़कें बिल्कुल पक्की सड़कें बनी हुई थी और ये समकोण पर काटती थी, एक चौराहा बनाते हुए काटती थी। आधुनिक पद्धति में आप देखें ब्रिटिश कॉलोनीज़ को देखें आप, या ब्रिटिशों ने जो हमारे यहाँ पर शहर बनाए हुए हैं इंडिया में, आप देखें कुछ शहर, अपने एमपी में कुछ एक दो हैं, तो उनको आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पुराना शहर जो ब्रिटिशर्स ने बसाया, तो उनकी जो सड़कें हैं वो उनको समकोण पे काटती हैं, समकोण पे काटती हैं, जिससे कभी भी ट्रैफिक नहीं रहता और चौराहे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब व्यवस्थित और विकसित अर्थव्यवस्था थी, 7वां पॉइंट है, व्यवस्थित और विकसित अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा अर्थव्यवस्था में निश्चित ही जनसंख्या, विकसित कृषि के साथ साथ विभिन्न उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभ्यता का व्यवस्थित नगर आयोजन व नगरीकरण वर्तमान में भारत की नगरीय प्रणाली के एक आदर्श मॉडल बन सकता है। तो इसका ये निष्कर्ष है। तो व्यवस्थित और विकसित अर्थव्यवस्था को बता दी, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में निश्चित जनसंख्या, विकसित और कृषि के साथ साथ विभिन्न उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य में लगी हुई थी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये विकसित थी और यहाँ पर ये शहरीकरण था। अच्छा, अब इसके जो कंक्लूजन लिखेंगे आप, कंक्लूजन इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार इस सभ्यता का व्यवस्थित नगर आयोजन व नगरीकरण वर्तमान में भारत की नगरीय प्रणाली के लिए आदर्श मॉडल बन सकता है, और यह आदर्श मॉडल है भी या बन सकता है, ठीक है ना। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस सभ्यता का व्यवस्थित नगर आयोजन व नगरीकरण भारत की, ठीक है ना, जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत के प्राचीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से बना कर भी आप लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा है निश्चय इसको, ठीक।
फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर अगला तो ये आपका 11 मार्क का ख़त्म होता है, ठीक है ना। 11 मार्कर में आप इतनी सारी चीज़ों को लिखेंगे, ये डायग्राम बना देंगे शुरू में, शहरी प्रगति का इंट्रो लिखेंगे, फिर इंट्रो के बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है ना। इंट्रो का ये लाइन लिखनी है आपको, फिर उसके बाद में आपको ये डायग्राम बना देना है, फिर डायग्राम के बाद ये सारे पॉइंटों को आप लिख देंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, तो आपका ये 11 मार्कर का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है। तो हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है, अब ये 2000 अब ये 11 मार्कर का क्वेश्चन यदि आता है कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था क्या है, तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो को मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, आप इंट्रो लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवस्थित, ठीक है ना, व्यवस्थित हड़प्पा की अर्थव्यवस्था को निम्न 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना भैया। तो अर्थव्यवस्था को अपन 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं हड़प्पा की, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अभी भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र में वो सर्विस सेक्टर माना जाता है, तृतीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी तो सर्विस सेक्टर में IT इंडस्ट्री वगैरह है, लेकिन उस समय पर नहीं थी वो। तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था को निम्न 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र हम देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर मैंने प्राथमिक क्षेत्र के नीचे लिखा नहीं है, आप चाहें तो डायग्राम में प्राथमिक क्षेत्र के नीचे आप लिख सकते हैं, कृषि लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र ये लिखा है प्राथमिक क्षेत्र, तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो आप कृषि लिख सकते हैं, पशुपालन लिख सकते हैं, खनन लिख सकते हैं। देखिए कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और खनन जो उस समय पर खनन होता था, खनन भी करते थे ये लोग, धातु वगैरह खनन करते थे, कीमती पत्थरों को निकालते थे, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम प्राथमिक क्षेत्र को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल 9, तो सबसे पहले हम कृषि को देखते हैं। तो कृषि यहाँ पर हेडिंग नहीं ली हुई है, कृषि आप कृषि लिखिए, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के बाद में डैश लगा, फिर कृषि लिखिए, फिर कृषि में आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता में कुल 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, तिल, सरसों के साथ साथ नकदी फसलें, कपास की भी खेती होती थी। तो भैया गेहूँ, जौ, चावल, चना, तिल, सरसों के तो ये करते थे। अब इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है, अब वैज्ञानिक वहाँ पर गए होंगे, पुरातात्विक वहाँ पर गए होंगे, उन्होंने देखा वहाँ पर क्या है, जो भुन जाती हैं, जो अनाज भुन जाता है वो क्या कहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है, ठीक है ना, या किसी तरीके से वो सुरक्षित रहा। तो उन्होंने वहाँ पर मिले उनको, तो उन्हें बताया कि भाई गेहूँ, जो चावल, चना, तिल, सरसों, जो कुछ प्रमुख फसलें दी हुई है। नकदी फसलें भी उपयोग करते थे, कपास का भी खेती करते थे ये लोग। फिर उसके बाद अब इसके लिए भाई, अब जो कृषि है, कृषि के साक्ष्य कैसे अपन दे सकते हैं, नोट में अपन डाल के दे सकते हैं कि रंगपुर जो है, रंगपुर हड़प्पा से संबंधित एक स्थल है। रंगपुर से धान, ठीक है ना, धान की भूसी तथा लोथल से चावल उपजाने के साथ प्राप्त हुई। रंगपुर से धान की भूसी, ठीक है ना, और लोथल से चावल उपजाने के साथ प्राप्त हुए। कपास की सर्वप्रथम खेती हड़प्पा वासियों ने ही की थी, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। हड़प्पा वासी सिंधु नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में कैसी कृषि कैसे करते थे। अब यदि कृषि 5 मार्कर में आता है, तो अब इतना इसमें दिया हुआ है कृषि के बारे में, आप इतना कृषि को ले सकते हैं 5 मार्कर में। हड़प्पा वासी सिंधु नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में छींट का बुआई करते थे, अगली बाढ़ के पहले फसलों को काट लेते थे। इस पूरी प्रक्रिया में हल का भी प्रयोग होता था, क्योंकि बनावली से हल्का, नमूना एवं कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। अब देखो ये जो सब बातें हैं ये मनगढ़ंत नहीं है अपने आप में, ठीक है ना, कहीं लिखा भी नहीं मिला है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी, लेकिन जो वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, जो जो चीज़ें प्राप्त हुई उनके आधार पर ये बताया जा रहा है कि दो हल मिला, तो मतलब हल तो यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार फिर पशुपालन देखते हैं, तो पशु में ये कुंवड़ वाला बैल, भैंस, बकरी इत्यादि पशुओं को पालते थे, जिनका उपयोग बोझा ढोने के साथ साथ कृषि कार्यों और परिवहन के लिए किया जाता था। अब नोट यहाँ पर डला हुआ, हड़प्पा की सभ्यता अश्व प्रधान नहीं थी। देखिए अश्व के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं हड़प्पा में, ठीक है ना, अर्थात इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। हालांकि सुरकोटा से, अब सुरकोटा एक जगह, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी की बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई, तो ऐसा अनुमान लगाया था कि होगा, लेकिन घोड़े की अस्थियाँ कहीं भी प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसा जो विदेशी इतिहासकार हैं वो ये बोलते हैं कि भैया जो घोड़े थे, घोड़े को इंट्रोड्यूस किया था हड़प्पा में मेसोपोटामिया वालों ने, ठीक है ना, तो घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर खनन की बात करते हैं, तो हड़प्पा वासी तांबा, टिन, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के पत्थर जो थे, कीमती पत्थर, मणि पत्थर जो था, लाजवाब पत्थर था, उन सबका क्या कहते हैं, वो क्या करते थे, खनन करते थे। अब द्वितीय क्षेत्र की बात आती है, द्वितीय क्षेत्र, तो हम द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम लिखते हैं उद्योग धंधे। उस समय के हड़प्पा वासियों को उद्योग धंधे क्या थे, क्योंकि हम आर्थिक स्थिति को पढ़ रहे हैं, हड़प्पा की आर्थिक स्थिति को, तो हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भैया उद्योग धंधे कौन कौन से उद्योग धंधे थे। तो सबसे पहले धातु संबंधी व्यवसाय करते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांस्य इत्यादि धातुओं का ये व्यवसाय करते थे, ठीक है।
हड़प्पाइयों को लोहे का ज्ञान नहीं था, देखिए लोहे का ज्ञान हड़प्पाइयों को नहीं था। मोहर निर्माण, मन का निर्माण, मध्यभांड निर्माण के साथ ईंट पत्थर प्रमुख रूप से था। तो ये देखो मोहर का निर्माण करते थे, मन के जो होते हैं ना, माला का निर्माण करते थे, जो मिट्टी की जो पत्थरों की जो माला बनती है। मध्यभांड का निर्माण करते थे ये लोग, जो बर्तन होते थे, ठीक है ना। ईंट पत्थर भी बनाते थे, बहुत अच्छी तरीके की टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाते थे। तो इन सब को बनाते थे और इनका अब ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, मतलब यहाँ से मेसोपोटामिया भेजते थे और सभ्यताओं को भेजते थे, ठीक है ना। तो ये इन सब चीज़ों का निर्यात करते थे। ये यहाँ के प्रमुख उद्योग थे उस समय। वस्त्र उद्योग भी चलता था, सूती ऊनी वस्त्र का निर्माण एक प्रमुख उद्योग धंधा था, जिसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं सूती और ऊनी वस्त्र के निर्माण के उद्योग धंधों के, ठीक है ना। अब लोथल, सुरकोटदा आदि से कीमती पत्थरों से मनका बनाए जाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई, मनका बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना, ये सब प्राप्त हुए कीमती पत्थर। अब हम देखते हैं तटीय क्षेत्र आते हैं, इतना हमने देख लिया, अब हम तटीय क्षेत्र देखते हैं। तटीय क्षेत्र में हम देखेंगे परिवहन, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम परिवहन। स्थल व जल मार्ग का उपयोग करते थे, परिवहन में स्थल व जल मार्ग का उपयोग करते थे। बनावली से बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, ठीक है ना। और दायमाबाद से धातु की बनी बैलगाड़ी के साथ प्राप्त हुए हैं। तो अब हम परिवहन लिखा, अब नाम लिख रहा है स्थल व जल मार्ग का उपयोग, इसके नीचे हमने लिख दिया बनावली से बैलगाड़ी के निशान और दायमाबाद से धातु की बनी बैलगाड़ी प्राप्त हुई। तो अब ये बैलगाड़ी प्राप्त हो रही, ठीक है ना, और ये पहिए प्राप्त हो रहे, पहिए के निशान प्राप्त हो रहे। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि भैया परिवहन के लिए स्थल व जलमार्ग दोनों का उपयोग करते थे। जलमार्ग का इस तरीके से उपयोग करते थे, कहीं कहीं नाव के जो छोटा बोलते ना, प्रोटोटाइप बोलते अपन, छोटे स्वरूप में मूर्ति उर्ति जो टाइप की रहती है वो मिली है। तो इन्होंने बोला प्रमुख बंदरगाह जो थे उस समय पर लोथल, आपको पता ही होगा बंदरगाह था, और बंदरगाह भगवत राव नागेश्वर आदि थे। लोथल ज्वारी बंदरगाह था, ठीक है ना। फिर व्यापार एवं वाणिज्य की बात, तो व्यापार एवं वाणिज्य, तो हड़प्पावासी आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों करते थे, मतलब आंतरिक व्यापार भी करते थे मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया के अंदर अंदर, और आपस में भी करते थे। और आंतरिक व्यापार आपस के नगरों में तथा बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था, जिसके प्रमुख दो साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब दो साक्ष्य मिले, इससे पता चलता है कि भैया बाहर भी व्यापार करते थे। तो अभिलेखी साक्ष्य हैं, तो मेसोपोटामिया के एक शासक है सारगोन, ठीक है ना। उसके अभिलेख से पता चलता है कि मेसोपोटामिया वासियों ने हड़प्पा सभ्यता हेतु मैलुआ शब्द का प्रयोग किया है, और हड़प्पा की मोहरें वहाँ पर मिली, हड़प्पा के सिक्के वहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना। तो मैलुआ शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया है, ठीक है ना, सारगोन ने अपने अभिलेख में मेसोपोटामिया में, ठीक है ना। पुरातात्विक साक्ष्य इस प्रकार से मिले कि मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहर मिली है, मेसोपोटामिया स्थित निपुर से सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और सिक्के के भी प्राप्त हुए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के सिक्के के प्राप्त हुए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया था कि भाई व्यापार वाणिज्य होता था। फिर आयात निर्यात की बात होती है, तो निर्यात निर्यात का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम बाहर के, जो चीज़ हम बाहर भेजते हैं अपने यहाँ से, हमारा देश क्या निर्यात करता है, तो हम कृषि फसलों फलों को, कृषि फसलों को, ये सब चीज़ निर्यात करते हैं। तो निर्यात जब मोहरों का निर्यात करते थे, अनाज का निर्यात करते थे, और उसमें और जोड़ लिए मनकों का निर्यात करते थे ये, ठीक है ना, कीमती पत्थरों का ये निर्यात करते थे। आयात क्या करते थे, सोना का आयात करते थे कर्नाटक से, चांदी का अफगानिस्तान से, तांबा का राजस्थान से, मेसोपोटामिया से भी ये लेते थे। आप तीन चार चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने अनुसार देख लेना, उसमें लूसेंट में आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी धातु को लाते थे। और अब हड़प्पावासी माप हेतु फुट व घन का उपयोग करता है। अब ये भी माप तौल की भी पद्धति इनके यहाँ थी, ऐसा नहीं कि भाई हवा में बोले 1 किलो हो गया, तो जिसने एक मुट्ठी उठा के दे दी बोले ये 1 किलो हो गया। तो ये माप तौल का भी घन का उपयोग करते थे, माप हेतु फुट व घन का उपयोग करते थे। लोथल से फुट व घन के कांसे से बना स्केल प्राप्त। अब वहाँ पे स्केल प्राप्त हुआ, इस प्रकार से पता चला कि भाई ये लोग माप तौल को भी जानते थे। तौल हेतु हड़प्पा सभ्यता में धातु के तराजू पत्थर से बने बाट भी प्राप्त हुए। इन बाटों का पैमाना 16 × 16 के क्रम में है, जिसका ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली, निचला मापदंड द्विआधारी अंकीय पैमाना पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली भी मौजूद थी। भाई मोहरों का तो उपयोग करते थे, साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे आपके पास आम है, मेरे पास क्या कहते हैं गेहूँ है, और मुझे आपसे आम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी गेहूँ का कुछ हिस्सा आपको दूंगा, बदले में आप मुझे आम दे दोगे, तो आपके पास गेहूँ हो जाएगी, मेरे पास आम हो जाएगा। तो इस मेरे पास आम आ जाएगा और आपके पास गेहूँ हो जाएगी, तो इसको बोलते वस्तु है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग करते थे, साथ साथ मोहरों का भी उपयोग करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन लिख देंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। कंक्लूजन आप कुछ भी लिख सकते हैं, किस प्रकार हम देख सकते हैं कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था अत्यंत विकसित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना, जिसने एक फलती फूलती या एक डेवलप संस्कृति का विकास किया। ठीक, इस प्रकार से आप कुछ भी कंक्लूजन अपने मन से आराम से घर में बैठ के बना सकते हैं।
और इसी के साथ आज के लेक्चर की समाप्ति होती है। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और यदि आपको कोई भी इस लेक्चर से संबंधित कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।